Hello students, in today's lecture on atoms we shall discuss the numerical problems. First we start solved examples of NCERT textbook of chapter atom. In first question, first example 12.1 क्या कह रहा है? In Rutherford's nuclear model of an atom, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम में द न्यूक्लियस जिसका रेडियस 10 रेज टू द पावर -15 मीटर है इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, जिस सन के जैसे है। मतलब जो न्यूक्लियस है रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के सेंटर पार्ट में होता है, यहाँ होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। इसकी जो रेडियस है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है, ये रेडियस न्यूक्लियस की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये 10 रेज टू द पावर -15 मीटर है, जिसको फेम्टोमीटर या फर्मी भी कहते हैं। वन फर्मी भी इसे हम कहते हैं। वन फर्मी बराबर 10 रेज टू द पावर -15 मीटर 15 मीटर होता है ये बेटा, 15 मीटर। वन फर्मी का वैल्यू इतना, इसे हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। फेम्टोमीटर फर्मी को, ठीक है। 10 रेज टू द पावर -15 मीटर ये रेडियस होता है न्यूक्लियस का रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में। ये किसके समान है? ऐसे है कि जैसे कि सन सेंटर में है और सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स जो है चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरीके से तो है, सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है या नहीं? अब सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं और इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसका रेडियस 10 रेज टू द पावर -15 मीटर है, जो कि सन के समान है। सन भी सेंटर में होता है, न्यूक्लियस भी सेंटर में है एटम के, और सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर पे है हेलियोसेंट्रिक मॉडल में, ठीक है। अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट, इससे एटम के चारों तरफ यहाँ कौन घूम रहा है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सॉरी, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो एटम की रेडियस अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट, रेडियस 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, ये एटम की रेडियस है। एटम की रेडियस कौन सी होगी? ये वाली होगी। यहाँ से यहाँ तक ये एटम का साइज होगा 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, ये एटम का है, ठीक है। वैसे ही सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ घूम रहा है। सन के चारों तरफ ये कौन है? अर्थ है, ठीक है। ये सन है यहाँ पर सेंटर पे, ठीक है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शन एज दैट ऑफ द एटम, यदि सोलर सिस्टम की डायमेंशन भी वही है जो कि एटम की डायमेंशंस है, यदि ऐसा होता, इफ द डायमेंशंस ऑफ द सोलर सिस्टम, समझिएगा प्रश्न अच्छा है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द सोलर सिस्टम, यदि इस सोलर सिस्टम की डायमेंशन भी वही होती जो कि एटम की है, यानी सन का रेडियस कितना होता? 10 रेज टू द पावर -15 मीटर होता, और इसके चारों तरफ जो एटम का साइज है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 10 रेज टू द पावर -10 मीटर है। वैसे ही अर्थ का जो ऑर्बिट का रेडियस होता, यदि 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, तो उस केस में अर्थ जो है, यदि इस सोलर सिस्टम की डायमेंशन भी एटम के जैसे होती, तो अर्थ सन के नजदीक होता या दूर होता, ये हमें पता करना है। और हमें इसमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट गिवन है। अर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस है वो 10 रेज टू दी पावर 11 है बेटा, 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 मीटर है। द रेडियस ऑफ द सन इज 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर, ठीक है। 7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर रेडियस ऑफ सन भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पर यदि हम एटम की बात करते हैं, एटम के केस में जो हम निकालेंगे, यदि रेशो निकालें किसका? इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यदि इसकी मैं बात करूं, ये यदि निकालूं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कितना है? 10 रेज टू द पावर -10 मीटर है। और ये कितना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 रेज टू द पावर -15 मीटर है।
और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी -10 तो ऊपर है और नीचे से ऊपर ये +15 हो जाएगा, ऊपर जाने पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻+5 10⁻+5 रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ज्यादा है भाई। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट यानी एटम का जो साइज है वो 10⁻+5 ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, है यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। यही यहां से निकल के आ रहा है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 10⁻, क्योंकि इसका रेशो निकाला तो 10⁻15 आ रहा है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है ज्यादा आ रहा है किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। कितना ज्यादा आ रहा है, 10⁻+5 10⁻+5 लार्जर आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है सन सेंटर में और अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यदि ये भी एटम के जैसा होता, इसका डायमेंशन भी एटम के जैसा होता, तो जो आपका अर्थ का रेडियस है, तो यदि ये सेम होता, इफ सोलर सिस्टम डायमेंशंस, इफ सोलर सिस्टम्स dimensions if solar system dimensions had the same proportion ये क्वेश्चन में कह रहा है, had the same proportion as those of the एटम के समान होता, तो उस केस में क्या क्या कहते हैं हम, उस केस में हम ये कहते हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो होता, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा आ रहा है इतना गुना, तो रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो है बराबर होता 10⁻5 लार्जर देन द रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन से, है या नहीं, रेडियस ऑफ सन से 10⁻5 लार्जर होता या नहीं होता भाई। इसका हमने रेशो निकाल लिया, इसके डायमेंशंस का रेशो निकाल लिया एटम का, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से इतना ज्यादा आ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सन और अर्थ का ये जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम का डायमेंशन भी एटम के जैसा होता, तो ऑब्वियसली अर्थ का जो रेडियस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस सन की रेडियस से कितना ज्यादा होता, जितना रेडियस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है न्यूक्लियस से, तो 10⁻+5 ज्यादा होता। तो रेडियस ऑफ सन आपको दे रखा है 10⁻+5, तो ये ही, और रेडियस ऑफ सन ये दे रखा है 7 × 10⁻18, 7 × 10⁸ ये दे रखा है रेडियस ऑफ सन, ठीक है। तो कितना आ जाता रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ आ जाता 7 × 10⁻13 मीटर। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ यदि इतना आता, और वैसे रेडियस ऑफ अर्थ है कितना, वैसे यदि देखें तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 1.5 × 10⁻11, और ये आ कितना रहा है 7 × 10⁻13। इसका मतलब तो क्या होता, यदि डायमेंशन सेम होता सोलर सिस्टम का, एटम के समान होता, तो अर्थ तो जो है दूर चला जाता, किससे, सन से। अर्थ कहां चला जाता, दूर चला जाता, अर्थ दूर होता, अर्थ वुड बी मच फार्दर अवे फ्रॉम द सन। अर्थ जो है इस केस में ज्यादा दूर होता, क्योंकि अर्थ की ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा आ रहा है। यदि डायमेंशन सेम ले लेते हैं हम सोलर सिस्टम की, एटम के समान डायमेंशन लेते हैं, तो अर्थ की रेडियस सन की रेडियस से इतनी 10⁻+5 ज्यादा आ रही है, यानी ओवरऑल इतनी आ रही है। जबकि सन की रेडियस से यदि हम अर्थ की रेडियस की बात करें, ये अर्थ की रेडियस हमने ये निकाल ली, और एट प्रेजेंट अर्थ की जो रेडियस है वो इतनी है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये ज्यादा आ गया। इसका मतलब अर्थ सन से दूर चला जाता, दूर होता ना, लार्ज डिस्टेंस पर होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो एटम है उसमें ज्यादा खाली स्पेस है। अब हमारे सोलर सिस्टम के बजाय एटम के अंदर ज्यादा खाली स्पेस है, यही मतलब हुआ ना, एटम के अंदर ज्यादा खाली स्पेस है, यही मतलब हुआ। क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि यदि ऐसा होता, यदि सोलर सिस्टम का डायमेंशन एटम के समान होता, तो अर्थ वुड बी फार्दर देन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो प्रेजेंट सिचुएशन है अर्थ की सन से, उससे ज्यादा डिस्टेंस पर होता अर्थ सन से, ठीक है। और जब अर्थ ज्यादा डिस्टेंस पर होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ ज्यादा डिस्टेंस पर होता, इसका मतलब यह हुआ कि एटम में तो बहुत ज्यादा खाली जगह है सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में, है या नहीं।
मतलब एटम में के अंदर बहुत बड़ा एक हिस्सा है खाली जगह का हमारे सोलर सिस्टम के बजाय। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा लास्ट में कि दैट सो अर्थ अर्थ वुड बी एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, सन से ज्यादा दूर होता अर्थ। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स there is a large fraction there is a large fraction of empty space in atom then sun then solar system के बजाय एटम में जो है ज्यादा खाली जगह है, इसका मतलब यही होता। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12.2 पर। एग्जाम्पल 12.2 की बात करेंगे। 12.2 में क्या कह रहा है, इन ए गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है आपको गाइगर मार्सडेन रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जिन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, इन ए गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle? What is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle? ये alpha particle की kinetic energy हो गई। ठीक है, before it comes momentarily to rest and reverses its direction। मतलब अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर से, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही था, और ये न्यूक्लियस था। ठीक है, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, यदि ये अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी, भाई बेटा ये काइनेटिक एनर्जी तो होगी, ये काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल जब इस गोल्ड न्यूक्लियस के नजदीक आता है तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी इसके सेंटर से, ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच होती है। यहां से ये अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाएगा और इस जगह अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये आप जानते हैं, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने आपको थ्योरी में बताया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर, जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर अल्फा पार्टिकल पहुंच जाता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के। और सिस्टम में इधर कौन है, ये तो है गोल्ड न्यूक्लियस, ये कौन है, गोल्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, ये गोल्ड न्यूक्लियस है, और ये गोल्ड न्यूक्लियस के लिए जेड तो आप जानते ही हैं 79 होता है। ठीक है, ये गोल्ड न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है, तो Q1 मतलब गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस, यही तो होता है। अब यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2k ZE स्क्वायर। ठीक है, और ये k 1/4πε0 वाला है। ठीक है, और यहां आ जाएगा 12mv²। ठीक है, ये आ गया। अब k का वैल्यू तो आप जानते हैं, सिंस k इज इक्वल टू आप सीधे लिख सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है k का वैल्यू। ठीक है, इस वाले k का वैल्यू। और z का वैल्यू क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस के लिए 79 है, और E का वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है अल्फा पार्टिकल की, ये दे रखी है हमें 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी दे रखी है ना 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको यदि हम जूल में बदले हैं तो 7.7 मेगा का मतलब इतना हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल लिखें तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये जूल में आएगी। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जूल में ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.2 × 10⁻⁻12 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अल्फा पार्टिकल की।
ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी अल्फा पार्टिकल की। अब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 निकाल लीजिए। तो 2k की जगह क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹, और z की जगह क्या लिखेंगे, 79। z की जगह क्या लिखेंगे, 79। और e की जगह क्या लिखेंगे, e की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, है या नहीं। ये ई स्क्वायर है तो ई की जगह ये वैल्यू रखा, होल स्क्वायर हो गया। अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जूल के अंदर रखो, ये हो गई। ठीक है, आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रख सकते यहाँ पर एनर्जी को, ठीक है, जूल में ही रखना, क्योंकि तभी तो मीटर में आएगी वैल्यू तभी तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीटर में आएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप, तो 18 और ये 18 हो गया, और ये 79 है, तो 2 9 जा 18, तो ये हो गया, और ये 79 है, और ये 1.6 इंटू 1.6 होगा, और यहाँ -38 हो जाएगा, ऑल स्क्वायर करेंगे तो, और ये +9 है तो -29 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू को देखिए, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 18 इंटू 79 इंटू 16 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा, और 16 ये है, एक तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, एक पॉइंट ये है, तो इसको यहाँ ले लो, -30 ले लो इसको, और ये -12 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा -18, कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो r0 की जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली, इसको सॉल्व करने से आप खुद इसको मैथमेटिक्स को कीजिएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁻³ आएगा, 3 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁻⁻14 को मैं 13 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लिख सकता हूँ। और 15 का मतलब क्या होता है, फर्मी, यानी 30 फर्मी आ जाएगी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी आ जाएगी, 30 फर्मी आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इतनी आ जाएगी। तो यही तो हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं 12.3 पर। ये 12.3 है। It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron। एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसको तोड़ना है, सेपरेट करना है, किस किस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी जो इसको सप्लाई हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी जो देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी, तभी तो ये टूटेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा और वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का इन ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, तो बताइए ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा। यदि यहाँ न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, तो और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्बिटल रेडियस r पता करना है एक तो, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, और इसकी वेलोसिटी पता करनी है। रेडियस कितनी होगी, ऑर्बिटल रेडियस, और वेलोसिटी कितनी होगी, ये दो बातें पता करनी है। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है। टोटल एनर्जी आपको दे रखी है, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर हम टोटल एनर्जी जो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ये +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसको जूल में बदल लें, इसको किस में बदल लें, जूल में बदल लें।
तो जब जूल में बदलेंगे तो कितनी एनर्जी आएगी, जूल में बदले हैं, जूल में बदले हैं इसको तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 16 छिकी 96 का 6, 9 16 48, 9 57 का 7 और 5 21, लगभग इतना आएगा 2176 और ये 2 हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 2.176 इंटू 10⁻, यहाँ 18 आ जाएगा, ठीक है या नहीं। और अप्रोक्सीमेट लिखना है तो 2.2 लिख सकते हो इसको 10⁻⁻18 जूल। ये हमने जूल में बदल लिया एनर्जी को, किस में बदल लिया, जूल में बदल लिया, ठीक है। वैसे ये एनर्जी नेगेटिव होती है, यहाँ क्वेश्चन में प्लस दे रखा है लेकिन एनर्जी नेगेटिव होती है, आप ये जानते हैं तो ये नेगेटिव आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी दे रखी है। अब टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये टोटल एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था ऑलरेडी, टोटल एनर्जी हमने निकाला था और ये आया था -E² अपॉन 8πε0r, ये आया था 8πε0r। तो यहाँ से ऑर्बिटल रेडियस r कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। यहाँ से ऑर्बिटल रेडियस r निकाल लो, -E² अपॉन 8πε0e, ये आ जाएगा। अब e की वैल्यू आप पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 मतलब 8 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इस e की वैल्यू हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, ये हो जाएगी। और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव यहाँ भी आएगा और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इसके साथ भी तो है, तो इस तरीके से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी ये आएगी लगभग 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस इतना आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, कैसे निकाल सकते हो, देखिए वेलोसिटी निकालनी है तो सिंस काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आप ध्यान करो ये होता है E² अपॉन 8πε0r, ये होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो हाफ mv², ठीक है। तो E² अपॉन 8πε0r ये आ जाएगा। हमें v चाहिए तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दो, 2 को इधर ऊपर ले जाओ और m नीचे आ जाएगा, 8πm∈0r ये आ जाएगा। और v की जो वैल्यू आएगी ये अंडर रूट में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी, क्योंकि 2 से तो ये 8 कैंसिल कर दो 4 आ जाएगा और ऊपर e हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो। और नीचे जो है ये क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 4πε0mr, ठीक है, ये बच जाएगा। ये भी क्या फॉर्मूला निकल के आया। अब इसमें e की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और रूट है ही, और 4 की जगह 4, पाई की जगह रख देंगे 3.14 और एप्सिलॉन 0 की जगह रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और m की जगह रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहे हैं ना, तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और रेडियस आपने निकाल ही लिया, ऊपर कितना आया था 5.3 इंटू 10⁻11 ये आया। अब इस मैथमेटिक्स को आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी बेटा ये आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और रेडियस इतनी आ जाएगी। तो फॉर्मूले पता होने चाहिए सिंपली और हम सॉल्व कर लेंगे,
चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। 12.4 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड। कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकालनी है लाइट एमिटेड की बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें ये प्रोटॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर ही तो होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो लाइट एमिट होगी रिवॉल्यूशन से, तो जो लाइट एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब देखिए, आप जानते हो v इज इक्वल टू, हमने आर ओमेगा पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पर आर ओमेगा को क्या लिखा, 2 पाई न्यू लिखा था, याद आ रहा है। और यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी यही तो चाहिए हमें, v अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। अब v की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, v की वैल्यू गिवन है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, और r की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, ये 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये r की वैल्यू है, ठीक है, ये r की वैल्यू है। अब ये सिंपली आपको यहाँ पर रखनी है वैल्यूज, तो v की वैल्यू रखो 2.2 इंटू 10⁻⁻6, ये v की वैल्यू हो गई, और 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, और r की जगह रखें 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ये रख करके आप सॉल्व कीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.1, और 3.14 नीचे है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा हर्ट्ज में, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी आएगी 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। तो सिंपल है, v और r आपको दे रखे हैं, और सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ए 10 किलोग्राम सैटेलाइट सर्किल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर। 2 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। 10 किलोग्राम का सैटेलाइट है जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इन एन ऑर्बिट हैविंग ए रेडियस ऑफ 8000 किलोमीटर, ये है अर्थ मान लीजिए, और ये है सैटेलाइट जो चक्कर लगा रहा है, ये सैटेलाइट है, और ये रेडियस जो है इस ऑर्बिट का, सैटेलाइट की ऑर्बिट का रेडियस 8000 किलोमीटर है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट अप्लाइज टू सैटेलाइट। बोर्स एंगुलर मोमेंटम जो है पोस्टुलेट, जो सेकंड पोस्टुलेट है नील्स बोर की, वो इस पर अप्लाई होता है, जस्ट एज इट डज टू एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। वैसे ही अप्लाई होता है जैसे कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है। फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। ये कौन से ऑर्बिट में है ये आपको पता करना है, क्वांटम नंबर पता करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, कंडीशन क्या है, इसकी बात कर रहा है वो, NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब यहां से n ही तो निकालना है, n निकालना है, तो 2 पाई MVR अपॉन h, ये आ जाएगा 2 पाई MVR अपॉन h, ये आएगा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबकी वैल्यू आपके पास है, 2 पाई की वैल्यू 3.14, और m की वैल्यू है मास ऑफ ये सैटेलाइट कितना है 10 किलोग्राम है, तो 10 आ जाएगा, और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 आवर, ठीक है। और टी बराबर क्या होगा, सरकमफ्रेंस कितना 2 पाई आर अपॉन वी, तो v निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 2 पाई आर अपॉन टी, इससे b निकालना पड़ेगा, और ये 2 इंटू, और पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का जो वैल्यू होगा 3.14, और r का वैल्यू आपको 8000 किलोमीटर दे रखा है, तो 8000 किलोमीटर को आप 10⁻³ लिख दो, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 2 आवर, और आवर को 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में, इतना हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। तो इससे वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो ये एज इट इज, चलो हम यहाँ रख देते हैं वेलोसिटी को, 2 का वैल्यू रख दिया, पाई का वैल्यू रख दिया, मास रख दिया,
और v क्या है, v ये है 2 इंटू 3.14 इंटू 8000 इंटू 10⁻³ ये v का वैल्यू, और नीचे भी है ना v के वैल्यू में 2 इंटू 60 इंटू 60, और एक h ऑलरेडी नीचे है, तो h का मतलब क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, या 6.64 जो भी लेना चाहो। और ऊपर क्या बच गया r, रेडियस कितना है, रेडियस है 8000, कितना है 8000 रेडियस है, तो 8000 रेडियस है तो 8000 किलोमीटर है तो इतना मीटर हो गया। ये सॉल्यूशन करना है अब आपको। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 से ये 6, इससे ये कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए, 2 से ये 3, ठीक है, और अब लिख लो 3.14 तो ये बचा, 3.14 आगे भी बचा है, ठीक है, इंटू 800 यहाँ बचा, इंटू 10⁻³ और इंटू 8000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 ये बचा, और 6, ठीक है, और ये 6.64 और ये 10⁻³ ये बचा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से n की वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 5.3 इंटू 10⁻45, ये n की वैल्यू आएगी, यानी ये क्वांटम नंबर आ जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट के ऑर्बिट का ये क्वांटम नंबर होगा, ठीक है, और जो कि बहुत बड़ा नंबर है, एक्सट्रीमली लार्ज है ये क्वांटम नंबर। और इतने बड़े क्वांटम नंबर के लिए जो रिजल्ट है क्वांटाइजेशन कंडीशन का, क्लासिकल फिजिक्स जैसा हो जाएगा ये जब बड़ा क्वांटम नंबर आ गया तो क्लासिकल फिजिक्स जैसी कंडीशन आ जाएगी बोर क्वांटाइजेशन में। बहुत बड़ा नंबर आ गया है तो, है या नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 12.6 की बात करेंगे। यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला, कह रहा है यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन की रिडबर्ग फॉर्मूला पहले तो हमें पता होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है, ये रिडबर्ग फॉर्मूला ये होता है, आप जानते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्यूशन ये है फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की पहली 4 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, तो लाइमन सीरीज की बात हो रही है ना, लाइमन सीरीज में n1 तो हो गया 1 और n2 की वैल्यू जो हो जाएंगी फर्स्ट 4 के लिए 2, 3, 4 और 5, यही तो होंगी फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल सीरीज कह रहा है वो। फर्स्ट 4 पहली 4 स्पेक्ट्रल सीरीज, तो 2, 3, 4, 5 इनकी बात होगी। इन चारों से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट है, ये पहली एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, ये तीसरी एक्साइटेड स्टेट है और ये चौथी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ वेवलेंथ आपको पता करनी है, तो सबसे पहले तो हम बात करें 2-1 के लिए, यानी 2 से 1 में आए। 2-1 के लिए तो भाई रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जो रिडबर्ग फॉर्मूला है उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपको आजकल तो पेपर में गिवन होता है, याद भी रख सकते हैं, इतना होता है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। ये 1/λ की वैल्यू निकल रही है बेटा, ये 1/λ की वैल्यू निकल रही है, और इंटू 1/1, n1 की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, और n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ21 इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁻7 1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/λ21 ये आएगा 1.03 इंटू 10⁻7, और ये 1 माइनस 1/4 है तो 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 आएगा। और यहाँ से λ21 की जो वैल्यू आएगी, λ21 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1.03 इंटू 10⁻7 इंटू 3,
ये आ जाएगा लेमडा 2 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी? लेमडा 2 1 की वैल्यू आएगी ये। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, लेमडा 2 1 की जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगी एंगस्ट्रॉन्ग में, 1218 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1218 एंगस्ट्रॉन्ग। और इसी तरीके से जब लेमडा 3 1 निकालोगे, इसी तरीके से निकालेंगे, 3 1 हो जाएगा, n1 का 1 हो जाएगा और n2 की जगह 3 लिखेंगे। तो लेमडा 3 1 आप खुद सॉल्व कीजिएगा, 1028 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। और ऐसे ही 4 से 1 में जब आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, n2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 से 1 में जब आएगा तो ये आएगा 974.3 एंगस्ट्रॉन्ग, कम होता जा रहा है। जैसे ही 5 से 1 में आएगा, 5 से 1 में आएगा तो और कम हो जाएगा और ये वैल्यू रह जाएगा 951.4 एंगस्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, चलिए ये हम इस तरीके से, जैसे मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया वैसे ही आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक है ये। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज ब्लैंक, द एटॉमिक साइज इज इन रदरफोर्ड मॉडल। थॉमसन मॉडल में जो एटम का साइज है वो रदरफोर्ड मॉडल में एटॉमिक साइज के कैसा रहता है? मच ग्रेटर देन, मच लेस देन, या नो डिफरेंट फ्रॉम? बिल्कुल नो डिफरेंट, कोई डिफरेंस नहीं होता, साइज ऑफ एटम तो वही रहता है ना दोनों में, नो डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। कौन से मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं? ग्राउंड स्टेट में जो इक्विलिब्रियम में होते हैं वो है थॉमसन मॉडल। ठीक है, यहाँ कौन सा आ जाएगा? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वाइल इन रदरफोर्ड मॉडल, यहाँ आएगा बेटा रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करते हैं? नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग होती है वहां पर, और थॉमसन में जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, सी पर देखिए, सी पर चलें। ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स। कौन से मॉडल में, कौन सा मॉडल है जो कि थॉमसन मॉडल है या रदरफोर्ड मॉडल है, जिसमें जो एटम है वो कोलैप्स होने की बात करता है? रदरफोर्ड मॉडल। किस में होता है? रदरफोर्ड मॉडल। इसी में तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात रदरफोर्ड मॉडल ही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थॉमसन मॉडल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कोलैप्सिंग की। नेक्स्ट, डी पार्ट में, एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। एन एटम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? थॉमसन में होता है। भाई प्लम पुडिंग मॉडल की बात की थी हमने कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कौन? पॉजिटिव चार्ज, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं, बट हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? रदरफोर्ड मॉडल में, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल तो ये कहता है कि ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इसमें तो ये सेंटर की बात करता है कि सेंटर पे होता है पूरा की पूरा मास, और थॉमसन मॉडल कहता है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थॉमसन में, और रदरफोर्ड मॉडल में कैसा हो गया? ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in, दोनों में ही होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass। बिल्कुल, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो होता है उसमें ज्यादातर मास कंसेंट्रेटेड होता है। दोनों ही मॉडल में बात होती है, तो ठीक है या नहीं?
बोथ द मॉडल्स, रदरफोर्ड एज वेल एज थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल, दोनों मॉडल्स में बात होती है, बोथ द मॉडल्स। ठीक है, तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। भाई दोनों में ही तो बात होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो है एटम में जो होता है वो मोस्ट ऑफ द मास कंसीडर किया जाता है, मोस्ट ऑफ द मास वही पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन में होता है। ये दोनों मॉडल में बात होती है, रदरफोर्ड में भी होती है वो, और जो है इसमें थॉमसन मॉडल में भी होती है। थॉमसन मॉडल में तो जो बूंदी थी जिसको पॉजिटिव चार्ज आपने माना था वही तो मोस्ट ऑफ द मास कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एटम का। ठीक है, ऐसे ही रदरफोर्ड में भी न्यूक्लियस में होता है मोस्ट ऑफ द मास, तो वो न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों मॉडल में ये बात कही गई है। आगे देखिए, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द एल्फा पार्टिकल। मान लीजिए आपको एक चांस दे दिया जाए किसे रिपीट करने के लिए, एल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को, इस एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए। ठीक है, सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द एल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन। सॉलिड हाइड्रोजन का यूज करके एल्फा पार्टिकल जाए और ये सॉलिड हाइड्रोजन पर गिराएं। ये सॉलिड हाइड्रोजन पहले गोल्ड फॉइल था ना, जब गाइगर मार्सडेन ने किया था रदरफोर्ड के साथ, रदरफोर्ड के सुपरविजन में गाइगर मार्सडेन ने किया था, गोल्ड फॉइल लिया था। अब आपसे कहा जाए कि आपको दोबारा परफॉर्म करने का चांस दिया जाता है और ये अल्फा पार्टिकल, लेकिन गोल्ड फॉइल की जगह आपको क्या दिया जाता है, सॉलिड हाइड्रोजन दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन, 14 किलो केल्विन से कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बताइए, जब हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन का यूज करोगे, इस पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो तो बहुत लाइटर होते हैं अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, है या नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर मच लाइटर, मच लाइटर, लाइटर होते हैं, ये हल्के होते हैं। ठीक है या नहीं, मच लाइटर देन अल्फा पार्टिकल। जब ये हल्के होते हैं अल्फा पार्टिकल से, तो क्या ये अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर पाएंगे, स्केटर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो अल्फा पार्टिकल का स्केटरिंग होगा ही नहीं, डेविएशन होगा ही नहीं, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सॉलिड हाइड्रोजन से पास हो जाएंगे, है या नहीं। जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का मास कम होता है अल्फा पार्टिकल से, तो उस केस में देन देन अल्फा पार्टिकल विल नॉट गेट स्केटर्ड, विल नॉट गेट स्केटर्ड, स्केटर्ड नहीं होंगे। ठीक है, विल नॉट गेट स्केटर्ड एंड पास एंड विल पास थ्रू थ्रू सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन, और सॉलिड हाइड्रोजन से पास हो जाएंगे इन फुल, पूरी के पूरे पास हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पास हो जाएंगे, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है वो ज्यादा है और सॉलिड हाइड्रोजन का कम है, तो ये कमजोर हो गया एक तरह से, ये इसको स्केटर्ड कर पाएगा क्या, अल्फा को नहीं कर पाएगा, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सॉलिड हाइड्रोजन से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन की जो पास्चन सीरीज है उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जब हम बात करते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में पास्चन सीरीज की बात हो रही है ना, लाइमन बामर पास्चन 3, N1 तो 3 हो जाएगा पास्चन सीरीज के लिए, और N2 की जो वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में इन्फिनिटी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, और यदि ये लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछता तो N1 तो 3 रहता, लेकिन N2 क्या हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है, तो इस केस में पास्चन सीरीज की बात हो रही है, तो पास्चन सीरीज में तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, और लेकिन यहाँ भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, तो N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी आएगी, लेमडा, ये शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी, बराबर आर और 1/n1 स्क्वायर, n1 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ से 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 1/9 माइनस ये 0 हो गया, और यहाँ से आप निकालोगे लैम्डा मिनिमम, तो ये कितना आ जाएगा, r/9 है तो 9/r हो जाएगा। और r की वैल्यू आप जानते हो, r की वैल्यू क्या है, रिडवर कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷
ये होता है पर मीटर होता है, पर मीटर होता है, तो ये ऊपर जाएगा मीटर हो जाएगा, तो वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी 8.2041 इंटू 10⁻⁻⁻7, ये +7 है, ऊपर जाएगा तो -7 मीटर हो जाएगा। और इसको एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना है तो 8204.1 एंगस्ट्रॉन्ग, ये एंगस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ आ जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ आ गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में n1 का वैल्यू क्या होगा और n2 का वैल्यू क्या होगा। n1 तो डिसाइड होगा कि कौन सी सीरीज की बात हो रही है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 हमेशा इन्फिनिटी होता है। यदि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता, यदि ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता तो उस केस में n1 तो 3 होता, लेकिन n2 क्या हो जाता 4 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। ये डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल में, इतना डिफरेंस है एनर्जी का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल। ये दो लेवल है और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है ये आपको दे रखा है, और ये है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये मान लीजिए हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है, और इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से अपर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है। तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जो रेडिएशन एमिट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो सिंपल सा सवाल है ये, तो आप कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, और E2 माइनस E1 क्या हो गया एनर्जी डिफरेंस, और ये एच न्यू। तो डेल्टा E तो आपको दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में बदलना है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं जूल में बदलने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इतना, ये जूल में आ गया, इज इक्वल टू एच और न्यू। फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय एच, एच से डिवाइड करें 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, और ये जूल में है ऊपर, ठीक है। तो जूल से जूल कैंसिल होगा, पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड मतलब हर्ट्ज में आ जाएगी, और कितनी आएगी अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है बेटा, ग्राउंड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 1 होता है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी E इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पर जो टोटल एनर्जी है वो इतनी तो होगी भाई, इस फॉर्मूले से -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही होती है ना, तो n की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगी ग्राउंड स्टेट में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको रिलेशन बताया था, ध्यान कीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है माइनस टोटल एनर्जी, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था मैंने, ये -2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये बात बताई थी। अब टोटल एनर्जी तो ये हो गई ना, ये टोटल एनर्जी हो गई, ये टोटल एनर्जी हो गई एक तरह से, ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी है, तो इसमें माइनस तो ऑलरेडी है, और टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी -2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी -2 6 जा 12 7 2 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है या नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव, ये रिलेशन पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था थियोरेटिकल डिस्कशन के समय, देखो क्वेश्चन आ गया ना। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तो टोटल एनर्जी आपको दे रखी है तो ये निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ये निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखिए, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली in the ground level absorbs a photon which excites, इनिशियली ग्राउंड लेवल में है कौन, हाइड्रोजन एटम, वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है जो कि एक्साइट करता है हाइड्रोजन एटम को टू n इज इक्वल टू 4 से, 4 में चला जाता है, n इज इक्वल टू 1 से कहाँ चला जाता है, n इज इक्वल टू 4, 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ये,
थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले तो n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी निकाल लो आप, तो -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी या नहीं, और ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही ई एन इज इक्वल टू 4 में निकाल लो आप, तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर मतलब 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 स्क्वायर करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हो डेल्टा ई क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू 4 माइनस ई एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही तो होगा, n इज इक्वल टू 4 का मतलब -0.85 और माइनस n इज इक्वल टू 1 का मतलब -13.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में आ जाएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में जाता है तो ये एनर्जी डिफरेंस है, और इसकी जगह एनर्जी डिफरेंस की जगह एच न्यू लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, एच न्यू, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 12.75 अपॉन एच का वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल में बदल लो, ये लीजिए ये जूल में बदल गया। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो आएगी यहाँ पर 3.077 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो वेवलेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। तो यहाँ से लेमडा निकालना है तो सी अपॉन न्यू, और सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है फ्रीक्वेंसी 3.077 इंटू 10⁻15। अब इसको सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ भी आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 975 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूजिंग बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ठीक है, using the Bohr's model calculate the speed of electron in hydrogen atom in the n is equal to 1, 2 and 3 levels, calculate the orbital period in each of these levels। तो बोर मॉडल का यूज करके आपको स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड निकालनी है, कहाँ पर, n इज इक्वल टू 1 में, 2 में और 3 में। तो देखिए सबसे पहले तो बोर मॉडल में स्पीड का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड का। स्पीड का जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान हो 2 पाई के, ये के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये के का वैल्यू तो हो गया आपका, देखो पाई 3.14, के हो गया 9 इंटू 10⁻9, और ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एच का वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, ये आप जानते हो। तो V1 निकालना है, V1 निकालना है तो n की जगह 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो V1 आ जाएगा। तो ये 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, ये आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.186 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगी, ये V1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है V2, n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है, V2 आ जाएगा। अब V2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 2 रखो यहाँ पर, तो 1/2, और जो बच गया वो यही बचेगा यानी V1, ये V1 होगा ना भाई, ये n इज इक्वल टू 2 रख दोगे और जो बच गया वो V1 ही तो है, तो V1 अपॉन 2, और V1 की वैल्यू आपके पास है ही, तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे 2.186 इंटू 10⁻6 अपॉन 2, ये 1.09, इस तरीके से 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये V2 आ जाएगा।
ये क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। अब 3 निकालना है, n इज इक्वल टू 3 में v3 आ जाएगा। v3 क्या हो जाएगा, n की जगह 3 हो जाएगा, तो 1/3 v1 हो जाएगा ना बेटा। n की जगह 3 रखो और जो बचा हुआ है वो v1 है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो, 2.186 इंटू 10⁻6। इसमें 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करने पर वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 0.729 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये v3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल, यानी टाइम पीरियड निकालना है, t1 का वैल्यू, t2 का वैल्यू और t3 का वैल्यू, यही तो निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना होता है, पहले तो ये देख लो टाइम पीरियड कितना होता है। यदि आप देखो कि ऑर्बिटल पीरियड को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल पीरियड n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि मैं बात करूं तो वैसे फॉर्मूला तो ये होता है अपॉन v। तो n इज इक्वल टू 1 की जब मैं बात करूंगा तो t1 आएगा और 2πr1 अपॉन v1 आएगा, है या नहीं। और v1 v2 ये सब हमने निकाल लिया है, अब v1 निकाल लिया। अब r की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू हमें दे रखी है कि नहीं, क्वेश्चन देखो, ये देखो ये r की वैल्यू आप याद रखना पड़ेगा, वोर्स रेडियस होती है। r का मतलब वोर्स रेडियस होता है, आप जानते हो r जो है वोर्स रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। जब r0 की बात करेंगे, r इज इक्वल टू एन क्यूब आता है ना, a0 n क्यूब, r इज इक्वल टू a0 n क्यूब आया था हमारा। तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो a0 का वैल्यू जो है 0.52 एंगस्ट्रॉन्ग, 529 एंगस्ट्रॉन्ग ये आया था, ठीक है। ये r की वैल्यू आई थी n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये r की वैल्यू आई थी इस वोर्स रेडियस से, ठीक है। तो यहाँ पर r1 आ जाएगा आपका 2 पाई की जगह 3.14 और r1 की जगह 0.53 लिख दो और एंगस्ट्रॉन्ग को इतना लिख दो। और v1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी, 2.186 इंटू 10⁻6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ जाएगा फर्स्ट के लिए। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए आप निकालोगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए तो t2 आएगा। t2 का मतलब क्या होगा, t2 का मतलब होगा 2πr2 अपॉन v2, ठीक है। अब 2 अपॉन v2 तो ठीक है, r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a0 इंटू 8 हो जाएगा। r2 निकालने के लिए n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, तो 8 इंटू r a0 हो जाएगा, 8 इंटू a0 हो जाएगा। और a0 की वैल्यू हमारे पास है 529 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये है ना a0, ये a0 है। तो सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, इसमें जब सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू रखोगे, v2 की वैल्यू रखोगे, v2 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो जो t2 की वैल्यू आएगी 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड आएगी। इस तरीके से निकालना। और t3 की जो वैल्यू निकालोगे n इज इक्वल टू 3 के लिए आएगी t3, और t3 क्या होगा, 2πr3 अपॉन v3 होगा। अब 2 अपॉन v3 तो ठीक है, r3 की जगह क्या होगा, a0 इंटू 3 का होल क्यूब, a0 इंटू n क्यूब है ना। तो इसको जब अब a0 की वैल्यू हमारे पास है, ये 27 हो जाएगा, v3 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, t3 जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.10 इंटू 10⁻15 सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड जिसको आप कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। इनरमोस्ट का मतलब n इज इक्वल टू 1, यही तो है। और रेडियस इसमें दे रखी है, रेडियस r1 हो जाएगी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, इनरमोस्ट ऑर्बिट का रेडियस। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 में रेडियाई क्या होगा। तो देखिए इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, आप जानते हो r n की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर इंटू r1 होता है,
एन स्क्वायर इंटू R1 होता है। R1 को मल्टीप्लाई कर दो एन स्क्वायर से, क्योंकि R की जो वैल्यू हमने निकाली थी, याद करो उसमें जो है R की जो वैल्यू आ रही थी उसमें एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, ठीक है या नहीं, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। यदि R की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो R की जो वैल्यू है वो आ रही थी हमारी, R की वैल्यू एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, बिल्कुल एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, और आया था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M KZ E स्क्वायर, ये आया था बेटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एन स्क्वायर R1 आर की वैल्यू एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी, तो R1 को मल्टीप्लाई कर दें एन स्क्वायर से तो RN हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जैसे R1 निकालना है, 1 तो दे रखा है, 2 निकालना है n इज इक्वल टू 2 में, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 होल स्क्वायर इंटू R1 आ जाएगा, यानी 4 इंटू R1 कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, इससे निकल जाएगा 4 तिया 12 का 2 21 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये R2 आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि आप एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना चाहते हैं तो उसमें निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है तो R3 हो जाएगा, और ये 3 का होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और ये 9 R1 का मतलब 5.3 इंटू 10⁻⁻11, और ये आ जाएगा 7 का 2 47 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला याद रखने वाली बात थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में क्या कह रहा है, एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन है, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन है, कितने का 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम है, जिसको यूज किया जाता है बम्बार्ड करने के लिए गैसियस हाइड्रोजन पर एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, कौन सी सीरीज जो है वेवलेंथ एमिट होगी, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की सीरीज यहाँ पर एमिट होगी जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम को गैसियस हाइड्रोजन पर बम्बार्डमेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो एनर्जी है वो कितनी दे रखी है, 12.5 है या 7.5 है, ये चेक कर लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ इसको, आई थिंक ये 7.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 12.5 ही है बेटा, 12.5 है, ठीक है, 12.5 है, 12.5 है। तो एनर्जी की जो वैल्यू दे रखी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इतना होता है 13.6 अपॉन n स्क्वायर। जब इसको हाइड्रोजन पर बम्बार्डमेंट किया जाता है तो ग्राउंड स्टेट की जब हम बात करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो E1 आ जाएगा आपका यहाँ से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 की मैं बात करूँ, n इज इक्वल टू 2 की मैं बात करूँ तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए अब आपको ये कह रहा है कि कौन सी सीरीज की वेवलेंथ एमिट होगी, कौन सी सीरीज की वेवलेंथ एमिट होगी, ये हमें पता करना है। तो ये एनर्जी है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए इतना होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, और एक्साइटेड स्टेट में जो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, ये कितनी एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, देखो कोई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, जब ये गैसियस हाइड्रोजन पर बम्बार्डमेंट किया जाता है तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, तो एक्साइटेड स्टेट मान लीजिए nth स्टेट है, तो nth स्टेट की जो एनर्जी होगी वो E1 प्लस कितनी होगी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की जो वैल्यू है, E1 की वैल्यू कितनी है -13.6 है और प्लस 12.5, ठीक है। यानी अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ
तो -13.60 सॉरी, इसको माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, और ये 1.1 -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। कितना आया? -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई एनर्जी। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब हमें निकालना तो पड़ेगा ना कौन सी एक्साइटेड स्टेट है। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया गैसियस हाइड्रोजन पर, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इतनी एनर्जी और एब्जॉर्ब की जाएगी। तो जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो इतनी एनर्जी के साथ ये ऐड होके पहुंचेगा, इतनी एनर्जी के साथ पहुंचेगा एक्साइटेड स्टेट में। तो यानी En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखूं तो 13.6 अपॉन En है, और En की वैल्यू मैंने 1.1 निकाली है, तो -13.6 अपॉन -1.1 ऐसे करूंगा मैं, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? +13.6 आ जाएगा। लगभग यदि मैं सॉल्व करूं इसको तो ये लगभग आ जाएगा, नहीं प्लस ये आ जाएगा, आप लिख सकते हो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये 11 बचेगा, तो 11 एकम 11 और 2 11 दूनी 22, 11 ये आ जाएगा आपका एन स्क्वायर है, 11 एकम 11 2 और 11 एकम 11 2 बचा, 11 दूनी 22, ठीक है, 4 बचेगा, 11 33, 11 चौका 44, 11 तिया 33 आएगा लगभग। यानी हम इसको ले सकते हैं 12 ले सकते हैं ना, 12 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 12 ले सकते हैं। तो 12 एन स्क्वायर का वैल्यू आया 12, एन स्क्वायर का वैल्यू 12 आया, तो इसका मतलब ये 75 ही होगा बेटा। ये मिसप्रिंट है तो ये 75 आएगा, ये 75 आएगा, इसको 75 करो क्योंकि इससे तो कुछ बन ही नहीं रहा स्क्वायर टर्म। 75 आएगा तो 75 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, 75 ही होगा, 75 और ये 75, ये 75, तब जाकर के ये आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे तो 0.85 आएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.85। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा कितना आ जाएगा? पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 85 बचेगा, तो 16 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 16 के आसपास आएगा। तो एन स्क्वायर की वैल्यू 16 आने का मतलब एन की वैल्यू 4 आ गई। यानी ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ ना, n इज इक्वल टू 4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जो वेवलेंथ एमिट होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो जो वेवलेंथ एमिट होगी एमिशन स्पेक्ट्रा में, वो कितनी वेवलेंथ एमिट होंगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 से आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 4 से जब ये आ रहा है तो देखिए मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना के समझाऊं। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 1, और ये हो गया n इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 3, और ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 4 से आ रहा है ना, 4 से आया, तो 4 से आएगा, 4 से थर्ड में आ सकता है, 4 से ये आ सकता है आपका सेकंड में आ सकता है, ठीक है, 4 से ये 1 में आ सकता है। एक सीरीज तो ये हो सकती है, और दूसरी सीरीज क्या हो सकती है? थर्ड से 2 में आ सकता है, थर्ड से 1 में आ सकता है, ये सीरीज हो सकती है, ठीक है। और इससे इसमें भी आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, 2 से 1 में भी तो आ सकता है, 2 से 1 में भी आ सकता है या नहीं? यहां से यहां भी तो आएगा, ठीक है। तो ये इतने सारे ट्रांजिशन होंगे, इतने सारे ट्रांजिशन होंगे। तो n इज इक्वल टू 4 से 3 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा वेवलेंथ, और 4 से 2 के लिए करना पड़ेगा, 4 से 1 के लिए करना पड़ेगा, 3 से 2 के लिए करना पड़ेगा, 3 से 1 के लिए करना पड़ेगा, 2 से 1 के लिए करना पड़ेगा। ये सारी वेवलेंथ हमें एमिट, यही तो वेवलेंथ एमिट हो रही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, कौन सी सीरीज वेवलेंथ की एमिट होगी? तो एमिटेड वेवलेंथ जो होंगी यहाँ पर, ये इतनी सारी वेवलेंथ एमिट होंगी भाई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है,
फिर यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है और यहाँ से यहाँ आ सकता है। इतनी सारी वेवलेंथ एमिट होंगी। तो कितनी हो गई? ये सिक्स वेवलेंथ हो गई। 6 वेवलेंथ एमिट होंगी। कितनी वेवलेंथ एमिट होंगी? 6 वेवलेंथ। वैसे वेवलेंथ एमिटेड का नंबर आप वैसे भी फाइंड आउट करना चाहो ना n से, तो उसका भी फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एमिटेड, नंबर ऑफ वेवलेंथ एमिटेड इन ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ एमिट होंगी उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। ये फॉर्मूला होता है। और वैसे हमारे केस में n का वैल्यू कितना आया? 4। तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 3/2 यानी 12/2। यानी कितनी वेवलेंथ एमिट हो रही है? 6। तो देखिए 6 वेवलेंथ एमिट हो रही है वैसे भी। ठीक है, तो इनके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी बेटा। ये 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इससे निकालनी पड़ेंगी, सभी वेवलेंथ निकालनी पड़ेंगी। तो इस वेवलेंथ के लिए इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका 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 करना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा। 4 से 3 में आए तो क्या होगा, 4 से 2 में आए तो क्या होगा, 4 से 1 में आए तो क्या होगा, 3 से 2 में आए तो क्या होगा, 3 से 1 में आए तो क्या होगा, 2 से 1 में आए तो क्या वेवलेंथ निकलेगी। ठीक है, चलिए। और ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन कह सकते हो आप, क्योंकि कई बार आपको एन दे रखा होता है तो कहेगा कि कितनी वेवलेंथ एमिट होंगी, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इन अकॉर्डेंस विद बोर मॉडल के अनुसार फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। फाइंड द ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन अकॉर्डेंस विद द बोर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 3 into 10 raised to the power 11 मीटर विद ऑर्बिटल स्पीड 3 into 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द अर्थ ये दे रखा है। कह रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार क्वांटम नंबर बताइए जो कि ये बताता है कि अर्थ का रेवोल्यूशन सन के चारों तरफ एक ऐसी ऑर्बिट में होता है जिसका डायमीटर इतना है, ऑर्बिटल स्पीड इतना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अर्थ का ऑर्बिटल स्पीड इतना है, अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा है। अर्थ का ऑर्बिटल स्पीड इतना है, डायमीटर इतना है उस ऑर्बिट का, अर्थ का जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, और मास इतना है। तो कैसे निकालेंगे? ये तो आसान सा हो जाएगा कि जब भी कोई भाई बोर क्वांटाइजेशन से निकल जाएगा, NH/2π। तो n तो निकालना है हमें, क्वांटम नंबर निकालना है, तो 2πmvr/h इससे निकलेगा। अब 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 3.14 आ गया, m क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है इतना किलोग्राम, और वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी दे रखी है, और आर भी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, तो आर इसका हाफ हो जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻11 इसका हाफ कर लेंगे ना तो आर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एच आप जानते ही हैं 6.64 इंटू 10⁻34। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, आ जाएगी या नहीं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.57 इंटू 10⁻74 लगभग ये आ जाएगा, ये क्वांटम नंबर आएगा। ठीक है, तो ये तो एक जस्ट मैथमेटिकल सा सवाल हो गया, क्वांटम नंबर निकालना है। तो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, आर की वैल्यू हमें पता है, ये आर हो गया, डायमीटर का आधा कर लिया हमने। ठीक है, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ डायमीटर, ये तो इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, उम्मीद है आज का ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन का डिस्कशन है, मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बताए हैं और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आपको एक मैं लास्ट आपको बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन और आया हुआ है। 2 मिनट और मैं आपसे लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक CBSE एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस तरीके से आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दे रखा था, इसको कह रहा था कि ये A ट्रांजिशन है,
ये V ट्रांजिशन है, और ये C ट्रांजिशन है, और ये D ट्रांजिशन है। ठीक है, इस तरीके से द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजिशन जो है करस्पॉन्ड है टू द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ, जिसकी एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन जिसकी वेवलेंथ इतनी नैनोमीटर है, तो कौन सा ट्रांजिशन इसके करस्पॉन्डिंग है, कौन सा ट्रांजिशन इसके करस्पॉन्डिंग है, ये हमें बताना था। तो देखिए, आप जानते हैं ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4 है, और ये -3.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यहाँ पर होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब वेवलेंथ जो दे रखी है हमें, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, ट्रांजिशन निकालना है, तो ये वेवलेंथ को पहले मीटर में बदल लो। 102.7 नैनो, नैनो का मतलब -9 मीटर में आ गया ये। ठीक है, अब जो एनर्जी एमिट होगी वो h न्यू, एनर्जी जो होगी h न्यू की जगह c अपॉन लेमडा, तो h की वैल्यू हो गई 6.64 इंटू 10⁻⁻34, और c की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻8, और लेमडा हो गया 102.7 इंटू 10⁻9। ठीक है, इससे जब एनर्जी आप निकालोगे तो जूल में एनर्जी इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे एनर्जी को, तो किससे डिवाइड करना होता है आप जानते हैं, डिवाइड करना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये बदल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आएगी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। अब आपको वो ट्रांजिशन देखना है जहां पर एनर्जी का डिफरेंस इतना हो, जहां पर एनर्जी का डिफरेंस इतना हो वो ट्रांजिशन आपको देखना है। तो देखिए, इसके और इसके बीच तो हो नहीं सकता, तो ए ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस ए ट्रांजिशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कम है। और बी ट्रांजिशन की बात करें तो 0.85, 3.4 ये भी नहीं हो सकता, ये भी कम हो रहा है ना। और सी ट्रांजिशन में करें तो 1.5, 3.4 ये भी नहीं हो सकता। डी की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये -13.6 है और ये 1.5 है, तो देखिए -1.5 -13.6, ये डी ट्रांजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा -1.5 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये वेवलेंथ ट्रांजिशन डी के करस्पॉन्ड है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई में, आप खुद कीजिएगा। तो ये था आज के इस लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।